हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 का पोटेंशियोमीटर। ठीक है, जैसे हमने मीटर ब्रिज किया था या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज किया था तो कुछ ये उनसे रिलेटेड ही है। जैसे स्लाइड वायर हमारा मीटर ब्रिज हमने किया था वैसे ही है कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हम करते क्या हैं और पोटेंशियोमीटर हमारे किस यूज़ आता है। तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो मेज़र करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हम वोल्ट मीटर से भी मेज़र कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस इसमें निकालते हैं। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू हमें जो होती है वो मिलती है, इस वजह से हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। ठीक है, और प्रिंसिपल की अगर बात करें तो ये प्रिंसिपल पे कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, जहाँ पे होता है पोटेंशियल ड्रॉप इन अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये है इसका प्रिंसिपल कि जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसी भी वायर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा लेंथ के। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और जो ड्रॉप होगा किसी वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके प्रूफ में हम क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसका डायग्राम बना के बात करें तो हम यहाँ पे हमें दिया भी हुआ है इसका डायग्राम कुछ। ठीक है, लेकिन मैं आपको इजी वे में इसका डायग्राम समझाती हूँ कैसे होता है कि इस तरह से हमारे पास क्या है। सबसे पहले इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी या सेल से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एमीटर है। ठीक है, एमीटर के बाद यहाँ पे हमारे पास एक रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट के आगे यहाँ पे हमारे पास की है और इस तरह से हमारी वायर है और नीचे हमारा एक सेल लगा हुआ है जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर लगा होएगा। ठीक है, इसके अंदर हमारा यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा और ये आगे जॉकी से कनेक्टेड है। सेम जैसे कि मीटर ब्रिज में हमारे पास 100 सेंटीमीटर की एक वायर होती है, ऐसे इसमें हमारे पास 400 सेंटीमीटर या फिर इसमें 10 वायर्स भी होती हैं, लेकिन कुछ पोटेंशियोमीटर में 4 वायर्स होते हैं। यहाँ पे हम 4 वायर्स वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 100 सेंटीमीटर की 4 वायर्स होती हैं, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे लैब में हमारे पास 10 वायर्स वाला भी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि पोटेंशियल हम बात कर रहे थे, पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा लेंथ के किसी वायर के। ठीक है, या फिर जैसे ही हम जॉकी को स्लाइड करवाएंगे इसके ऊपर वायर के ऊपर, जहाँ पे हमारी लेंथ आएगी, जहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर नल डिफ्लेक्शन शो होएगी, उस लेंथ को हम मेज़र कर लेंगे और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना पोटेंशियल निकल के आ रहा है। हमने एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो जितनी हमारी लेंथ आएगी उसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, अपना पोटेंशियल डिफरेंस या नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हमें क्या करना है, हम बात कर रहे थे V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के, तो इसे हमने प्रूफ करना है कैसे कि हमें पता है V जो होता है वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR के इक्वल होता है। ठीक है, और हमने पीछे एक रेजिस्टिविटी का भी डेरिवेशन किया था जिसमें हमने एक्सप्रेशन निकाला था, जो R होता है वो इक्वल होता है रेजिस्टिविटी L अपॉन में एरिया के। ठीक है, जहाँ पे हमने बात की थी कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो किस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ और एरिया पे, और वहाँ से हमने रेजिस्टिविटी निकाली थी और रो है जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे 2। यहाँ से हम इक्वेशन 2 वाली वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा V इक्वल टू I, R की जगह रो L अपॉन में A। तो हम बात करें कि अगर हमारे पास एरिया कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है और रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर V जो है वो L पे डिपेंड करेगा। तो इन तीनों को हम अगर किसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से इक्वल लिख दें तो यहाँ से हम V इक्वल टू KL भी लिख सकते हैं, है ना। इन्हें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मान ले कि हमारे पास I, रो और A जो है कांस्टेंट है, तो हम
एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के को मान के यहाँ से लिख सकते हैं v इक्वल टू के एल, और यहाँ पे इसमें भी हम लिख सकते हैं v जो है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का हम साइन हटाएंगे तो के एल। तो यहाँ से ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि v जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वायर की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा पोटेंशियोमीटर का एक्यूरेट वैल्यू जैसे हमने निकालनी हो, ठीक है, पोटेंशियोमीटर किस यूज़ में है। उसके बाद आता है हमारे पास पोटेंशियोमीटर के हमारे पास दो एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। ये मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया है इजी वे में। इस डायग्राम में अगर आप समझना चाहते हो तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास बैटरी लगी हुई है, ये रियोस्टेट है, यहाँ पे की है, और की के आगे जो मैंने 100 मीटर की या 400 मीटर की वायर की बात की है, तो मैंने आपको एक लाइन यहाँ पे शो करके दिखाया है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या है, हमारे पास अलग अलग वायर्स शो करके दिखाई हुई हैं। नॉर्मली अगर डायग्राम में इस डायग्राम में हमने बात की थी तो ये हमारे पास ये एक वायर मैंने शो करके दिखाई थी, लेकिन एक्चुअल में लैब में हमारे पास अलग अलग वायर्स ऐसे दी होती हैं, ठीक है, ऐसे करके, और ये आपस में इस तरह से कॉपर की किसी स्ट्रिप के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो ये है, ये भी वही डायग्राम है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर की हमारे पास दो एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। एक तो होती है हम डिफरेंस निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो सेल्स के बीच में, ठीक है, और एक होता है हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देखें तो यहाँ पे इस में पढ़े पोटेंशियोमीटर G इज़ अ गैल्वेनोमीटर, R इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट, 1 2 3 टर्मिनल ऑफ 2 की ये 2 वे की के टर्मिनल है। उसके बाद A देखें आप, सर्किट फॉर कंपेयरिंग EMF 2 सेल, हम जो है हमारे पास पहला डायग्राम है वो हम कंपेयर कर रहे हैं EMF के दो सेल्स को, और दूसरा है हमारे पास सर्किट डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और दूसरा इस सर्किट में हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो इनमें मेन बात क्या है, ये डायग्राम जो मैंने बना के आपको दिखाया है, ये डायग्राम इन डायग्राम की तरह सेम है, ठीक है। सिर्फ इसमें सिंपल एक वायर का मैंने यूज़ करके आपको बताया कि आप कंफ्यूज ना हो। और अगर हम बात करें इन दोनों डायग्राम्स के केस में, हम अगर हमें 2 सेल्स का डिफरेंस निकालना है या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, उसके लिए डायग्राम हमारे पास कैसे होगा। जब हमने 2 सेल्स का निकालना है तो हमारे पास डायग्राम इस तरह से होएगा, यहाँ पे एक और सेल हमारे पास अटैच होएगा, और यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर अटैच नहीं है, एक यहाँ से अलग से बना के दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास एक सेल लगा होएगा, हमारे पास 2 सेल लगे होंगे, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये एक टर्मिनल है, ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जोकी। जब हम 2 सेल्स के लिए निकालेंगे तो सबसे पहले हम 1 और 3 इसे मान लेते हैं, 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे, उस केस में हम EMF निकालेंगे, उसके बाद 3 और 2 को कनेक्ट करेंगे और उस केस में EMF निकालेंगे, और दोनों सेल्स के EMF को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। कैसे देखते हैं। अभी हमने जैसे बात की थी कि V जो होता है वो आता है KL के इक्वल, है ना। तो V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है। इस केस में हमारे पास इसे हम E मानेंगे, क्योंकि ये भी सेल है लेकिन ये पोटेंशियल होना चाहिए, लेकिन हम इसे E मानेंगे, EMF मानेंगे। EMF क्यों, क्योंकि हमारे पास इस केस अभी इस टाइम हमारे पास ड्राइविंग जो सेल है वो ये है, ये सेल हमारा करंट सप्लाई कर रहा है, इन सेल पे हमने पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इस वजह से हम इन्हें EMF मान लेंगे, ये हमारा EMF 1 है, ये हमारा EMF 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 1 और 3 को आपस में इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, इन दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन होगी जब हम जॉकी को इसके ऊपर वायर के ऊपर स्लाइड करवाएंगे। तो इस केस में हमारे पास EMF, ये जो फर्स्ट पोटेंशियल है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि लेंथ के क्रॉस हमारे पास पोटेंशियल निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो पोटेंशियल निकल के आएगा हम उसे EMF मानेंगे। क्यों मानेंगे EMF, क्योंकि ये अभी हमारे पास ड्राइविंग सेल ये है, इन सेल्स पे हमने पोटेंशियल निकालना है, तो इसलिए अभी हमारे पास केस क्या था, V इक्वल टू KL। तो जब हमने E1 सेल के लिए निकाला तो वहाँ पे हमारे पास हो जाएगा EMF E1 साथ में K और L1,
ठीक है, L1 लेंथ आ गई। उसके बाद हमने 3 और 2 को कनेक्ट किया और 1 को अनकनेक्ट कर दिया। तो जब 1 को अनकनेक्ट कर दिया, 2 और 3 दोनों को कनेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा फिर से हमने गैल्वेनोमीटर में चेक की नल डिफ्लेक्शन, और इस जो लेंथ आएगी जॉकी पे उसे मान लिया L2। तो अब हमारे पास E2 जो होएगा वो आ जाएगा KL2। तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, वहाँ से K हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे इस केस में आप देखो E1 अपॉन में E2 L1 अपॉन में L2, यहाँ पे हम K मान रहे हैं, वहाँ पे इन बुक्स में 5 माना गया है, कोई मेन वो नहीं है, इशू नहीं है। सिंपली हमने E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 निकालना है, क्योंकि हमने दो सेल्स का EMF कंपेयर करना है। तो दो सेल्स का EMF कंपेयर इस टाइप से करेंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस जब हम चेक करेंगे तो इस केस में हम दो सेल्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम एक रेजिस्टेंस और लगाएंगे, एक जैसे इसमें दिखाया हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स से एक अलग से लगाया है। ठीक है, तो उसका हम रेजिस्टेंस जब चेक करेंगे तो इसके साथ में हम एक की और लगाएंगे, एक की हमारे पास यहाँ पे, एक की हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पे हम इस तरह से रेजिस्टेंस लगाएंगे और एक की लगाएंगे आगे और इनको अटैच करेंगे। ठीक है, जब हम नॉर्मली सबसे पहले फर्स्ट इसके लिए निकालेंगे तो हमारे पास वही आएगा, EMF जो आएगा E1 इक्वल टू KL1 आएगा, सॉरी KL1। और उस केस में जब हमने KL1 किया, उस केस में हमारे पास की ये वाली 1 वाली कनेक्ट में अटैच्ड है कनेक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास ओपन है उस टाइम पे और इसे हमने क्लोज किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने की 1, ये वाली हमारे पास K1 की 1 है, तो इसे हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। उस केस में इससे नीचे वाला जो है ये सर्किट अभी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हमें ये वाला अभी की हमारे पास अटैच नहीं है या फिर कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने जब इसे कनेक्टेड किया की 1 की जो है हमारी 1 वाली है उसे भी कनेक्ट रखा और 2 को भी कनेक्ट किया, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सेल एक था हमारे पास, तो अब जब हमने की 2 को भी कनेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे इस सेल ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, इस सेल ने हमें करंट देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे थे कि जब सेल जो है यूज़ में आ जाता है तो उसे हम TPD बोलते हैं, है ना। कोई सेल जब यूज़ में आ जाता है, जब यूज़ नहीं है उस टाइम पे हम उसे TPD नहीं बोलेंगे, लेकिन जब हम उसे यूज़ में लेके आएंगे तब हमारे पास वो TPD सेल कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे TPD बोलेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि अब हमें ये सेल पोटेंशियल देने लग गया, तो इस केस में V इक्वल टू KL2 ले लेंगे हम। अब ये सेल हमें दे रहा है करंट, तो हमने इसे पोटेंशियल मान लिया। ठीक है, V मान लिया, तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, K से K की वैल्यू कट हो जाएगी, K से K कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी E1, एक मिनट इसे इरेज कर लें एक बार, तो आएगा E1 अपॉन में V इक्वल टू L1 अपॉन में L2। तो ये तो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हमें बता रहा। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए अभी हमने पीछे इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था जब, तो वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी था, वो था R इक्वल टू में R E अपॉन में V माइनस 1। आपने देखा होगा जब आपने इसे रीड किया होगा। ठीक है, एक बार इसे इरेज कर लें फिर बताते हैं। ठीक है, तो क्या था, R का जो फॉर्मूला था हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का, वो फॉर्मूला था R इक्वल टू E अपॉन में V माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास E अपॉन V जो था वो क्या आया है, L1 अपॉन में L2। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर देना है E अपॉन V की जगह, तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ये वाली। ठीक है, तो यही हमने प्रूफ करना था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।